सो सी आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं एक्वामाइन, जो कि एग्जाम किट का क्वेश्चन है। ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन है। तो एक्वामाइन, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक ना फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ूंगी कि ये किस सिनारियो के बारे में है। देन उसके बाद मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ूंगी, फिर मैं मेन स्टोरी पढ़ूंगी। सो द सिनारियो रिलेट टू थ्री रिक्वायरमेंट्स। ये इस क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है कि इस सिनारियो में तीन बातें हैं। इट इज 1 July 2005 एंड यू आर एन ऑडिट सुपरवाइजर ऑफ ए कंपनी एंड आर करंटली प्लानिंग द ऑडिट ऑफ योर क्लाइंट. A company which manufactures elevators, its year end is 31st July 2005 and forecast profit before tax is 15.2 million dollars. So देखो आज क्या है, 1 जुलाई है, मेरा ईयर एंड कब है? 1 जुलाई, 31st जुलाई है, ठीक है। मैं प्लान कर रही हूँ कि यस कि मैं अपने क्लाइंट का ऑडिट करने वाली हूँ एंड मेरे पास पीवीटी की इन्फॉर्मेशन है। जो पीवीटी वगैरह ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, मैं इसको कैसे यूज कर सकती हूँ मटेरियलिटी देखने के लिए। अब नीचे आते हैं। सो मेरे पास पहला रिक्वायरमेंट क्या है, डिफाइन करो ऑडिट रिस्क को और उसके कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको जर्नल एरिया रिलेटेड आपको जो है 5 से 8 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन जो है टेस्ट हो सकता है। जर्नल मीन्स कि आपका थोरेटिकल नॉलेज एरिया बेस्ड। तो ये थोरेटिकल नॉलेज एरिया बेस्ड है, ओके। तो 2 मिनट लगाओ और मुझे फटाफट से बताओ कि ऑडिट रिस्क क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। और बहुत थोड़ी सी प्रोफेशनल लैंग्वेज में जाने की कोशिश Audit करना। हाँ जी। audit audit risk is when auditor give inappropriate opinion on material misstatement, financial statement, which are materially misstated. ओके, मतलब कि जब मेरा ऑडिटर जो है इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। जब मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है और मैंने गलत ओपिनियन दे दिया, तो ये अपने आप ही बात समझ आ गई कि मैंने सही बोला बट वो गलत था। तो मुझे इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बोल दूंगी। अच्छा, तो ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? वो डिटेक्शन रिस्क, कंट्रोल रिस्क और इनहेरिटेंस रिस्क। यस, Inheritance risk. इनहेरिट, डिटेक्शन एंड कंट्रोल रिस्क। अब तीनों में बताओ क्या क्या है। इनहेरिट रिस्क क्या है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से कुछ मिसस्टेटमेंट हो जाए तो उसे इनहेरिटेंस रिस्क बोलते हैं कि यस, अब इसको थोड़ा सा उसमें और कोई पॉलिश प्रॉब्लम। करके बताती हूँ। थोड़ा सा पॉलिश करके बताती हूँ कि ये इसकी इनहेरिट रिस्क क्या है। इसमें ना आप ऐसे एक वर्ड यूज करोगे, एक फैंसी सा वर्ड जिसको हम बोलते हैं सस्पेक्टेबिलिटी। सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ अजर्शन। अजर्शन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। जैसे कि कट ऑफ वैल्यूएशन, ये सारी अजर्शंस होती हैं कि इट इज द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ अजर्शन, मतलब कि जो मैनेजमेंट मुझे रिप्रेजेंट कर रही है उसकी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, उसका बैलेंस, उसका डिस्क्लोजर, उसके बारे में मिसस्टेटमेंट होने का मेरे लिए सस्पेक्टेबिलिटी है, मतलब चांस है कि ऐसा कुछ हो सकता है, सस्पेक्ट कर रही हूँ मैं उसमें। चाहे वो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है, चाहे वो एग्रीगेट ट्रांजेक्शन है, वो मिसस्टेटेड हो सकती है। कब? बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल। और ये क्यों होता है? बिकॉज मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नेचर ही है इनहेरिटली रिस्की। उनमें जजमेंट्स, उनमें बायस हो सकता है। सो इसलिए फिर अब दूसरा कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? मैनेजमेंट ने कोई कंट्रोल प्रॉपरली नहीं लगाया हो, या फिर लगाया हो पर वो फॉलो नहीं हुआ हो, तो उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है उस वो कंट्रोल रिस्क बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मुझे थोड़ा सा और पॉलिश करके बोलने दो, बिकॉज सी अब हम ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली बोलना शुरू करना पड़ेगा, ताकि हम उसी फॉर्म में लिख दें। ऑडिटिंग में लिखने का बहुत बड़ा रोल है, आपको समझ आ सकता है बट हो सकता है आप वैसे लिखे नहीं, और अगर आप वैसा नहीं लिखेंगे आपका लिए रिस्क जो है बढ़ जाएगा। टू बी वेरी ओपन। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं क्या है कंट्रोल रिस्क। क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट हो सकती है। राइट, मिसस्टेटमेंट हो सकती है, किसमें? उनकी अजर्शन में, उनकी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में मिसस्टेटमेंट हो सकती है। अब वो मिसस्टेटमेंट हमारे लिए मटेरियल भी हो सकती है। ठीक, क्यों? क्यों हो सकती है? क्योंकि हमारी मैनेजमेंट ने या तो कंट्रोल लगाए नहीं है, या फिर जो कंट्रोल लगे हैं वो इतने अच्छे नहीं है कि वो टाइमली बेस पे मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर सके। बोला मैंने भी वही, ठीक है। बट अब हम इसको थोड़ा सा हम डेफिनेशन फॉर्म में जाते हुए बोल रहे हैं, ताकि आपको याद भी डेफिनेशन वाली वर्डिंग में रहे। फाइन। अब इनहेरिट और कंट्रोल मिलके क्या बनते हैं?
इनहेरिट और कंट्रोल बन के क्या बनते हैं हमारे, कौन से रिस्क? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यस, ROMF। अब तीसरा डिटेक्शन रिस्क। वो ऑडिटर की गलती से होता है कि ऑडिटर ने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ डिटेक्ट नहीं करा, वो सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग की मेथड के बेसिस पे। सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग सही बोला। अब इसको हाँ। थोड़ा सा फिर इसको भी पॉलिश करती हूँ मैं। सो देखो, डिटेक्शन रिस्क क्या है कि ऑडिटर ने ऑडिट करने के टाइम पे जो भी प्रोसीजर किए वो इतने अच्छे नहीं थे कि वो मिसस्टेटमेंट के रिस्क को कम कर पाए। एंड ये क्यों होता है? दैट कुड बी सैम्पलिंग, दैट कुड बी नॉन सैम्पलिंग रिस्क। कि ऑडिटर सैम्पलिंग रिस्क की, अगर ऑडिटर ने सैंपल लेके किया है तो रिजल्ट कुछ और है, अगर पूरी पॉपुलेशन टेस्ट करता तो कुछ और होता। और नॉन सैम्पलिंग रिस्क प्रोसीजर अदर देन सैम्पलिंग। फाइन। तो मुझे ये सारा यस। एक्सप्लेन करना है, तब जाके मेरे को ये 5 नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ओके है? Okay. ओके। चलो आगे। अब describe the 6 audit risk and explain the auditor response to each risk in planning the audit of Aquamine company। तो देखो, मेरे को क्या करने हैं, 6 रिस्क बताने हैं और उन्हीं 6 रिस्क का ऑडिटर का रिस्पॉन्स बताना है कि ऑडिटर कैसे डील करेगा। और हमेशा याद करना कि ये टैबुलर फॉर्म में ही बनाना है। चाहे क्वेश्चन में बना हुआ आया है आपको टेबल, चाहे नहीं बना हुआ आया तो वर्ड में खुद से इंसर्ट करके आपने बनाना है। पहली बात, बना हुआ आएगा। एंड नेक्स्ट थर्ड क्या है, एक्सप्लेन एडिशनल फैक्टर्स दैट ए कंपनी कंसीडर। ये ए कंपनी कौन सी है? मेरी ऑडिट फर्म की कंपनी। शुड कंसीडर ड्यूरिंग द ऑडिट इन रिलेशन टू एक्वामेरिन यूज ऑफ द पेरोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली जब कभी भी पेरोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जब इंफॉर्मेशन को यूज कर रही हूँ तो मैं क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करूंगी। अब ये क्या है, किस किस फैक्टर से रिलेट आ रहा है, समझ में आ रहा है ये? ये वेजीज हो सकता है, सैलरीज, एक्सपेंसेस। ये तो वेजेस सैलरी एक्सपेंसेस आ गए। पेरोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, ये उसका पार्ट है। कि मुझे क्या बातें ध्यान, मैं ऑडिटर हूँ, मोहित मेरा क्लाइंट है, पृथ्वी उसका क्या कहते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। पृथ्वी ने मोहित को पेरोल की सर्विस प्रोवाइड की। ठीक। तो मुझे लाइक क्या करना है, मुझे क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं कि मैं पृथ्वी के डेटा के ऊपर रिलाय कर सकूं। क्या करूंगी, पहले इसी इसी को ही ध्यान में रखते हैं, पहले यही क्वेश्चन इजी है, इसको देखते हैं। या फिर एक काम करते हैं, लाइन वाइज चलते हैं, रीजन में, क्योंकि ना क्वेश्चन में हो सकता है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया कि मैं, और पेपर में भी ना जब आपके पास ऐसा इन्फॉर्मेशन आए ना, ऐसे ही ना 3 पार्टी क्रिएट कर लेना, हमेशा आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। कि एक ऑडिटर है, आपने आपको लो ऑडिटर, क्लाइंट को ले लो कोई अपना एक और फ्रेंड, ठीक, दूसरा फ्रेंड अपना कोई और ले लो कि उसका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड की है, मैं ऑडिटर हूँ, मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपके तीसरे फ्रेंड के ऊपर जब भी उसके काम के ऊपर ट्रस्ट करूंगी, क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करूंगी। फाइन। ओके। Yes. यस। अब चलते हैं आगे। The company undertake the continuous production in its factory. हेलो। Therefore, at the year end, it is anticipated that work in progress will approximately 9,50,000. In order to improve the manufacturing progress, Aquamine placed an order in April for 7,20,000 for new plant and machinery. One third of this order was received in May, with the remaining order expected to deliver by the supplier in late July or early August। अब एक एक पॉइंट आप साथ साथ देखते जाते हैं ताकि आपको भी इजी रहे समझना कि यस, ये क्या है, कंपनी जो है कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन में लाइक कर रही है। एंड ईयर एंड में क्या मैंने देखा कि वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन कितनी है, 9.5 लाख की है। एंड यस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करने के लिए मैंने क्या किया, अप्रैल में ही ऑर्डर कर दिया न्यू प्लांट एंड मशीनरी का, जिसमें से कि 1/3 जो है पहले रिसीव हो गया और बाकी बचा हुआ बाद में आएगा। मेरा ईयर एंड 31 जुलाई है। ठीक। अब चलो, पहली बात ये, मेरे पास मेटीरियलिटी के लिए फिगर्स फिगर्स हैं, मैं मेटीरियलिटी फिगर्स कैलकुलेट करूंगी। सबसे बेस्ट वे ये होता है क्वेश्चन को करने का ऑडिट रिस्क का। पीपीटी है, यहाँ पर फिगर है, फिगर्स निकालो, 5% से ज्यादा होगा तो मटेरियल होगा।
पहले निकाला मटेरियल है या नहीं है, बताओ। और इसी पैराग्राफ में दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1 2। यस। यस। पहला वर्क इन प्रोग्रेस का है। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस का क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन चल रही है, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन। क्या रिस्क हो सकता है? वैसे तो सबसे पहले फिगर ही कैलकुलेट कर लेंगे। ये फिगर इसकी कैलकुलेट करोगे, हो सकता है मटेरियल आए, जो मुझे लग रहा है आएगी। पीबीटी है 5%। 5%। हाँ, 7,60,000 होता है। कितने 5%। परसेंट आ रहा है ये? 7,60,000। नहीं नहीं, ये कितने परसेंट आ रहा है इसका? पीबीटी का आएगा 7,60,000। अरे, बात नहीं समझे आप मेरी। ये ना, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं ये बताती हूँ। 9.5 लाख है ना ये 15.2 मिलियन है ना। तो इसका ये कितने परसेंट है आप ये बताओगे। अगर ये 5% से ज्यादा आ रहा है ना, तो ये मटेरियल है। आप ऐसे कैलकुलेट करते होते हो, परसेंटेज निकालते हो कि ये कितनी फिगर आ रही है। फिर आप सिक्स पॉइंट बोलोगे टू कि फाइव यस, दिस दिस इज सिक्स मोर पॉइंट देन मटेरियलिटी लिमिट और लेस देन मटेरियलिटी लिमिट, ये आप बताओगे कितने परसेंट आ रहा है ये। 6.25। 6.25। 5% से ज्यादा है। यस। हाँ। ठीक, ऐसे आपने ऐसे ही एक्सप्लेन करते हुए जाना है, क्योंकि अब हम क्वेश्चन कैसे डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न में, कि आपने कैसे लिखना है। ठीक। तो कंपनी जो है ये देखो, ये प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस बेस में कर रही है। और ये जो फिगर है ये 9.5 लाख जो है 6% के अबव है, जो कि 5% लिमिट से ज्यादा है, दैट मीन्स ये मटेरियल है। राइट। अब ये प्रोडक्शन सारा साल चल रही है, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन में चल रही है, दैट मीन्स कि हो सकता है कि मेरे पास कट ऑफ फिगर सही ना हो। जब कॉन्टिन्यूस होता है तो कट ऑफ हमारे लिए सही होता है, कट ऑफ मीन्स सही पीरियड। तो मुझे पहले तो ये देखना है कि किस असर्शन को मैं टारगेट कर सकती हूँ। अगर असर्शन जैसा कोई अच्छा वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा, तो नॉर्मल वर्डिंग में भी ले सकते हो कि हो सकता है कि ये सही पीरियड में ना हो रही हो। राइट। और अगर इसको मैं सही से कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, तो क्या होगा, ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू हो रही है ना। हाँ जी। यस। ठीक। अब यस। इसमें मेरे ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? हम इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि ये 5% से ज़्यादा कैसे हुआ। नहीं, हो गई हो गई। वर्क इन प्रोग्रेस है, 5% से ज्यादा है, हो गई आपने होगी। बोला कि कट ऑफ पीरियड कोई नहीं है अभी के लिए हमारे पास। तो कट हम्म। ऑफ पीरियड कोई एक अप्रोप्रिएट कट ऑफ पीरियड हम डिसाइड कर सकते हैं उसके लिए। यस, हाँ, ये कर सकती हूँ कि एक मेरे को पहले एक तो थोड़ा टाइम पता होना चाहिए। राइट। और मैं क्या कर सकती हूँ कि इन द टाइम बिटवीन, उस टाइम पीरियड के नियर बाय, मेरी इन्वेंट्री की काउंटिंग कैसी हो रही है, कोई कोई सीनियर मेंबर उसको कैलकुलेट कर रहा है, मैं ये देखूंगी। इसकी काउंटिंग कैसे हो रही है, ऐसे बेसिक फैक्टर्स को मैं देखूंगी। यस। है ना। अब नेक्स्ट। प्लांट एंड मशीनरी का है। हम्म। ओके। नेक्स्ट। अब रिस्क में ये आएगा कि अप्रैल में जो मंगवाया था उसकी 1/3 तो आ गया, लेकिन जो बाकी का रहा है वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। यस। तो इन्होंने जो है वो पूरा इस साल के पीपी में लिख दिया होगा पूरा हम्म। अमाउंट। यस। तो उसकी वजह से असेट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। उसकी वजह से यस। प्रॉफिट भी increase हुआ और डेप्रिसिएशन तो आएगा। तो उसकी वजह से करेक्ट। एक्सपेंस भी होगा। यस। करेक्ट। और अगर डेप्रिसिएशन सही से नहीं हुआ, और क्या इफेक्ट हो सकता है? डेप्रिसिएशन सही से नहीं हुआ होगा या उन्होंने हम्म। कम किया होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो क्यों कम करेंगे, जब एसेट ओवरस्टेट है तो डेप्रिशिएट भी ओवरस्टेट हो रहा होगा। पर एक्सपेंस कम दिखाने के लिए उन्होंने किया हो सकता है ना। ठीक है। चलो। तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ओके। ओवरस्टेट और अंडरस्टेट आप वर्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी है बीच में। तो अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है हमारे पास? सोल्यूशन में एक हाँ, ऐसे 18 तो फिजिकली वेरीफाई करेंगे हम खुद तो। ओके।
और देखो एक और फिजिकली वेरीफाई बिल्कुल ठीक बोला है कि यस, क्या देखूंगी फिजिकल वेरीफाई करके, क्या देखूंगी साथ साथ मुझे ये भी बताओ। मुझे एक सिंगल लाइन में आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर में आपने क्या देखने के लिए करना है ये भी बताना है। पोजीशन ऑफ टोटल वैल्यू, पोजीशन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट एट द ईयर एंड, इसने बोला ना क्या हम्म। रहती, तो उसकी कि तो मैं हमें क्या देखना चाह रही हूँ? एग्जिस्टेंस, टोटल वैल्यू। कि वो सच में एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ओके। उसमें टोटल वैल्यू भी लिख सकते हैं ना, कि टोटल वैल्यू एट द ईयर एंड। उसकी वैल्यूएशन चेक करने के लिए आप ये टोटल वैल्यू नहीं, या फिर एग्जैक्ट वैल्यूएशन, या फिर उसकी वैल्यूएशन ऐसे बोल लोगे आप। नेक्स्ट। असेट के जो हमारे जो लीजर्स होंगे, हम्म। वो एक बार चेक कर सकते हैं। ओके। देखो एक सिंपल, सबसे सिंपल बात तो ये आ जाती है, जब कहीं भी कुछ ना बने ना फिजिकल वेरीफाई, तो उसने वैसे बता ही दिया था। तो मैं बेसिकली फिजिकली वेरीफाई करूंगी देखने के लिए कि उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी वैल्यूएशन, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, डिस्कस करूंगी मैनेजमेंट से कि यस, कि इसकी वैल्यूएशन आपने कैसे की। सिंपल है ना। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें तो मैं आपको याद करने के लिए बोलूंगी ही नहीं, क्योंकि पेपर में मुझे मेस नहीं करना। नेक्स्ट। Included with intangible asset is a patent recognized at a cost of 1.3 million, which was purchased at the beginning of the year. The patent give Equamine company exclusive right to manufacture a specialized uh, elevator equipment for 5 years. In order to finance this purchase, this company borrowed इतने का loan which is repayable over the 5 years. चलो अब इसमें दो चीजें इकट्ठे आ गई फिर से। हाँ जी। पेटेंट, पेटेंट में क्या होता है? IS 38। एमोटाइजेशन। यस। तो मेरे लिए रिस्क क्या हो सकता है? वो एमोटाइजेशन सही से ना किया हो, या फिर पूरे 5 साल का अभी दिखा दिया हो, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम दिखाना चाहिए था उसकी ठीक जगह है। अभी सब दिखा दिया हो। ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा, इससे डील कैसे करूंगी मैं? चेक वैल्यू ऑफ पेटेंट एंड वैल्यू ऑफ अमोर्टाइजेशन। ठीक है। और देखो ये वैल्यूएशन वाली ऐसी कैलकुलेशन वाली चीजें हैं, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि रिकैलकुलेट द अमोर्टाइज, लाइक लाइक अमोर्टाइजेशन वैल्यू, सो दैट आई विल गेट टू नो कि इसकी वो वैल्यूएशन सही से की है या नहीं की गई। वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल हैव बीन करेक्टली रिकॉर्डेड और नॉट। ठीक। आगे। या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया है, ये पेटेंट्स के डॉक्यूमेंट है ना। तो देखो ये क्या है कि ये पेटेंट के डॉक्यूमेंट चेक कर लो, टू गेट टू नो अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशन। अब नेक्स्ट। लोन। एक तो इंटरेस्ट का कुछ हो सकता है, कि इन लोगों ने लोन वाला इंटरेस्ट तो नहीं हमने दिया। देखो इतनी बार कर लिया, सेम ही पॉइंट है। देखो आप इतने सारे जब क्वेश्चंस करोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट में ना सेम जैसा ही बनता है। तो देखो जब लोन वाला क्या होता है कि मैंने लोन लिया है, 5 साल का लोन लिया है। तो पहली बात, लोन वाले केस में हमारे पास क्या आ रहा है कि स्प्लिट ऑफ होना चाहिए करंट और नॉन करंट में। कि मेरे लिए रिस्क क्या है, कि पहली बात ये कि मैंने ये स्प्लिट ऑफ सही नहीं किया, दूसरा बात ये कि मैंने उसका डिस्क्लोजर नहीं किया। दो तरह के इसमें रिस्क आते हैं लोन रिलेटेड बात में। ओके। है ना। आप अभी याद करो, पिछले जितने भी क्वेश्चन किए यही था। आप ये क्वेश्चन जब यस। जब करोगे ना, आपको सेम पॉइंट्स ही मिलेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक में। अब इसमें हमारे लिए ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या आएगा? अब लोन है तो लोन के लिए लोन के डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, वो तो सेम हम पॉइंट। चेक करते हैं। यस। है ना। और लोन है तो लोन की रिगार्डिंगली मैं क्या करूंगी? बैंक का कंफर्मेशन लेटर देख सकती हूँ, सेम वही पॉइंट्स। कुछ नया नहीं बताया मैंने।
बैंक से कंफर्मेशन ले लूं, बैंक से डिटेल्स ले लूं कि सो दैट कि आई विल गेट टू नो कि लोन की पेमेंट कैसे हो रही है। हाँ कुछ नया नहीं बताया ये देखो। अब 1 जनवरी में क्या हुआ, एक कंपनी ने आउटसोर्स किया इसका पेरोल प्रोसेस टू एक्सटर्नल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सी हैंडल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पेरोल साइकिल एंड सेंड मंथली रिपोर्ट टू Echomain कंपनी डिटेलिंग द पेरोल कॉस्ट। A company ran its own payroll until 31st December 2004, which at a point record were transferred over the Coral। और यही वाला ना पिछले वाले क्वेश्चंस में भी था, याद आया? हाँ हाँ, यस था ठीक कि है। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमने जो स्टार्टिंग में किया था और देखो उसको अब हमने एक skip एक किया। पर्टिकुलर डेट आ रही है 31st दिसंबर। तो मेरे लिए रिस्क क्या है कि मैंने आउटसोर्स ड्यूरिंग द ईयर में किया है। अब इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये मेरे लिए, एक तो किसी और से जब काम होता है ना, जब कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आती है, सबसे बड़ा रिस्क क्या आता है, डिटेक्शन रिस्क। क्या रिस्क आता है, अब इसी में ना मैं 2 पॉइंट्स बना सकती हूँ, 5 और 6 इसी में हो सकता है, वैसे लोन वाले में भी एक और पॉइंट हो सकता था, पर मैं उस पैराग्राफ में ज्यादा जाना नहीं चाह रही थी, दैट वाज रिलेटिंग टू फाइनेंस कॉस्ट। कि हो सकता है कि मैंने फाइनेंस कॉस्ट चार्ज नहीं की P&L में, जिसके कारण प्रॉफिट ओवरशेट हो रहा हो। क्योंकि लोन है तो इंटरेस्ट भी जा रहा होगा, इंटरेस्ट जा रहा होगा, फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट नहीं गई, खर्चा नहीं गया, खर्चा नहीं गया तो प्रॉफिट ओवरशीट है। वो मैं उसमें बोलना नहीं चाह रही थी, बट ये बन सकता है, मैंने सोचा नीचे आए, नीचे और बहुत सारे पैराग्राफ है, बट एक वहां पर फिर वो भी बन सकता है। चलो अब यही वाले भी दो दो पॉइंट्स बनते हैं। देखो एक तो क्या होगा कि डिटेक्शन रिस्क रिलेटेड, जब मैं काम किसी और से कराती हूँ, मेरा क्लाइंट कहीं और से काम कराता है, मेरे पास राइट क्या है, क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने का। बट आई डोंट हैव राइट टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मेरे क्लाइंट की सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अगर मेरे क्लाइंट ने कहीं बाहर से काम कराया है। नहीं है ना मेरे पास राइट। तो उस वाले केस में मेरे लिए क्या रिस्क हो जाएगा, क्या रिस्क होगा कि मैं सारी चीजें डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, डिटेक्शन रिस्क है ना। हो सकता कि नहीं, कि मैं कहाँ पे सारा ना चेक करूं, फिर इसलिए क्या करूंगी, मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगी, ट्राई करूंगी कि उनके ऑडिटर से बात करूं, ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड लेने की कोशिश करूंगी, सब्सटैंटिव टेस्ट ही करूंगी, ये कर सकती हूँ। फिर अगेन इसी वाले में एक और रिस्क क्या हो सकता है, देखो आपने पेरोल 31 दिसंबर 2004 तक खुद करे हैं, उसके बाद हमने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, दैट मीन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कर दिया। जब कभी मैं बीच में काम ट्रांसफर करती हूँ तो क्या हो सकता है, एरर हो सकता है, सारा डाटा प्रोसेस ना हुआ, ये हो सकता है ना। यस। ये हो सकता है ना। तो ये कि अब इसमें क्या होगा, हो सकता है मैंने ओवरस्टेट या अंडरस्टेट कर दिया हो चार्जेस। करेक्ट। हाँ। अब इसमें क्या करूंगी, रिस्पॉन्स क्या है मेरा। पेरोल है तो फिर हम मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे। यस, मैं देखो मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकती हूँ कि जब आपने ट्रांसफर किया, क्यों किया। आप देखो डिस्कस करना, इतनी लाइन आप नहीं लिखोगे आंसर में, अगेन रिपीटिंग नहीं मिलेगा मार्क्स। आप मैनेजमेंट से ये देखोगे, डिस्कस करोगे कि जब आपने डाटा ट्रांसफर किया तो आपने सारे कंट्रोल्स देखे, आपने देखा कि इसकी डाटा पूरी तरह से जा रहा है, कोई एक्यूरेसी के ऊपर अपने ध्यान किया गया, राइट। या फिर और मैं क्या कर सकती हूँ, चेक कर सकती हूँ खुद से कि इसकी कंट्रोल लगे हुए हैं या नहीं। सब्सटैंसिव टेस्टिंग कर लूंगी टू चेक वेदर द इंफॉर्मेशन जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पैरेलली प्रॉपर गई है कि नहीं। ठीक। तो ये एक लाइन में आपका रिस्पॉन्स कभी नहीं होगा, होगा तो वो नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा, खुद को तसल्ली दे देना मैं आंसर लिख के आया। अब नेक्स्ट, वैसे 6 पॉइंट्स हो चुके हैं बट ये पढ़ लेते हैं। द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ रीवैल्यूइंग लैंड एंड बिल्डिंग एंड द फाइनेंस डायरेक्टर हैज अनाउंस्ड दैट ऑल द लैंड एंड बिल्डिंग विल बी रिवैल्यूड एट द ईयर एंड। ठीक। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन हो रही है, ये अपना ये वाला पॉइंट भी हमने पहले कभी किया हुआ है। तो क्या होता है, क्या रिस्क हो सकता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन सकता है। यस। तो रिवैल्यू वो रिवैल्यूएशन अमाउंट नहीं होती, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस यस। वो हो सकता है। और जो असेट साइड है, तो असेट्स की वैल्यू बढ़ सकती है, हमने बढ़ाई नहीं होगी असेट की वैल्यू, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। हम इसमें ये लिख लेंगे कि हो सकता है कि इसका रिवैल्यूएशन सही तरीके से ना किया हो, रिवैल्यूएशन बेस हमें नहीं पता, रिस्क ये है। तो मैं क्या करूंगी, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लूंगी कि किस बेस पे आपने डिस्कस किया है।
कैसे आपने लाइक, और यस, और मुझे एक बात और देखना होता है कि अगर रिवैल्यूएशन होता है तो एक बार अगर होगा तो सारे उस एसेट की सारी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के जो एसेट होते हैं सब रिवैल्यूड होते हैं। रिस्क यहाँ पर भी यही है कि हो सकता है कि कोई छूट ना गया हो। तो मैनेजमेंट से देखूंगी कि यस, कि ये जो प्रोसेस है रिवैल्यूएशन का IAS 16 की कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही था ना उस स्टैंडर्ड में, एक एक एसेट अकेला नहीं करना, उस क्लास के सारे एसेट्स रिवैल्यू करने हैं। ठीक। यस। अब next, during the review management of the accountant for the month of May 2005, you have noticed that the receivable have increased significantly on the previous year and against May 2004. तो देखो मैंने रिव्यू में देखा कि मई के मंथ में मैंने ये देखा कि यस, मेरे रिसीवेबल जो है बढ़ चुके हैं ऑन द प्रीवियस ईयर अगेंस्ट द मई 2004। मेरे रिसीवेबल बढ़ चुके हैं। अब क्या रिस्क हो सकता है? ये 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 डिटेक्शन हाँ, रिस्क हो सकता है। अरे रिसीवेबल बढ़ गए तो उससे डिटेक्शन रिस्क थोड़ा ना होगा। कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क कहाँ से होगा? बस आप डिटेक्शन रिस्क और कंट्रोल रिस्क अगर जहां पर सही पे समझ नहीं आ रहा ना वहां पर छोड़ दो। आप ये देखो कि रिसीवेबल बढ़ गए हैं तो मतलब कि हो सकता है कि रिसीवेबल, जैसे अब पिछले साल मेरे रिसीवेबल कुछ और थे, इस साल कुछ और है, दैट मीन्स कि मैंने हो सकता है रिसीवेबल्स के रिगार्डिंगली अलाउंस नहीं बनाए, जिसके कारण यस। रिसीवेबल मेरे ओवर वैल्यू कर रहे हैं। हाँ, इससे अगर ओवर वैल्यू और अलाउंस अंडर वैल्यू। ठीक। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगी। यस। और रिसीवेबल मतलब याद रखना, मुझे ये डेटर्स में नहीं जाना है, मुझे सेल्स में नहीं जाना है, मैं रिसीवेबल्स में क्या करूंगी? रिसीवेबल अकाउंट चेक करेंगे, वो जो बैड डेट रिजर्व्स होता है वो चेक कर सकते हैं हम। अलाउंस मैनेजमेंट चेक से कर डिस्कस सकते कर सकती हूँ कि प्रोविजन आप किस बेस पे बनाते हो, कब बनाते हो। ठीक है। एंड मैं इंडिविजुअल जो कस्टमर्स हैं उनकी लिस्ट से भी मैच कर सकती हूँ कि इंडिविजुअल कस्टमर उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, रिसीवेबल ओवरस्टेट तो नहीं हो रहे कहीं। अब फाइनेंस डायरेक्टर ने मुझे बताया कि मेरी कंपनी जो है अप्रोक्सीमेटली 65 एम्प्लॉयज को रिडंडेंट करने के बारे में सोच रही है, एंड नो डिसीजन हैज बीन मेड एज एट व्हेन दिस विल बी अनाउंस बट इट्स लाइकली टू द प्रायर टू द ईयर एंड रिडंडेंसी प्रोविजन। यस, IAS 37 कॉन्टीजेंसी लायबिलिटी ये प्रोविजंस वाला। डिस्क्लोजर नहीं किया होगा यस। प्रोवी या फिर तो मुझे प्रोविजन ये नहीं देखो, ये बनाया। क्या होता है, जब भी ये होता है तो अनाउंसमेंट होनी चाहिए, मतलब कुछ कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन होती है तभी मैं बनाती हूँ, अगर कंडीशन नहीं हो रही तो मैं प्रोविजन नहीं बनाती। राइट। तो मेरे लिए रिस्क क्या है कि अगर मैं ये प्रोविजन नहीं बना रही हूँ, अगर ये कंडीशन कंप्लाई हो गई है और मैं ये प्रोविजन नहीं बना रही हूँ, तो उस वाले केस में क्या होगा, मेरी प्रोविजन अंडरस्टेट हो जाएंगी। प्रोविजन अंडरस्टेट तो एक्सपेंस अंडरस्टेट है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैनेजमेंट से पूछ सकती हूँ कि इसकी आप रिडंडेंसी की ये अनाउंसमेंट क्या है, प्लान ठीक है, डॉक्यूमेंट उसके चेक कर सकती हूँ, किस बेस पे आप प्रोविजन कर रेट कर रहे हो ये देख सकती हूँ। हाँ जी। यस। 9 पॉइंट हो गए, अभी 10वां मैंने काउंट बीच में किया नहीं, 10 पॉइंट बन गए। पूछे थे 6, हमेशा वो आपको एक्स्ट्रा ही देंगे। और इसका आंसर जरूर पढ़ना एक बार, वर्डिंग देखने के लिए, हो सकता है अपने और इनके पॉइंट्स कुछ अलग हों, बट वर्डिंग देखने के लिए जरूर पढ़ना। एक्सप्लेन द एडिशनल फैक्टर्स ए शुड कंसीडर ड्यूरिंग द ऑडिट इन रिलेशन टू ए कंपनी पेरोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करूंगी, क्या कंसीडर करूंगी? अब देखो, पेरोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपके पास ऑलरेडी ऊपर इन्फॉर्मेशन है, मैंने तभी इसको जान मुझ के उस टाइम पे छोड़ा था ताकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो। अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जब भी मतलब सबसे पहले बात, कुछ बेसिक पॉइंट्स भी हम लिख सकते हैं, कुछ और समझ नहीं आ रहा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल कैसे लगे हुए हैं, मैं ये देखूंगी। वहां के कंट्रोल वीक मतलब कि मुझे काम ज्यादा करना है। राइट। अब वो उस पे कितना, ये पॉइंट्स हमने ना थ्योरी में पढ़े थे, अब मैं वही थ्योरी वाले पॉइंट्स यहाँ पर लिंक करके दिखाऊंगी। यस, मैं ये देखूंगी कि वहां पर टेस्टिंग कैसे चलती है, कंट्रोलिंग कैसे है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब मैं ये देखूंगी कि ये कि वो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी डिपेंडेंट है उस पे, डिपेंडेंसी, जैसे कि हमने ये पॉइंट पहले पढ़े थे। फिर मैं किस तरह की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, किस बेस पे वो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं ये देख सकती हूँ उनके बीच में, और ये सारे थ्योरी के पॉइंट्स हैं उस टाइम के। नाउ अगेन मैं ये देख रही हूँ कि इसकी लाइक क्या वो मुझे रिपोर्टिंग सही तरीके से दे रहे हैं, सारा डाटा अवेलेबल है। अगर डाटा अवेलेबल नहीं है तो यस, फिर मैं अपने प्रोसीजर एक्सटेंड करूंगी। क्या उनके ऑडिटर से मेरा कॉन्टैक्ट हो पा रहा है, मैं ये देखूंगी, है ना। फिर उसमें आपको याद होगा टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट वाले फैक्टर्स हमने वहां पर पढ़े थे।
याद आया, टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट, जिसमें कि कंट्रोल की डिजाइनिंग के बारे में बात है और जिसमें कि क्या कहते हैं, कंट्रोल के ऑपरेशंस के बारे में बात थी। हमने कल ही पढ़ा है ये पॉइंट। तो मैं ये देखूंगी कि कौन सी रिपोर्ट देने की जरूरत है, डिपेंडिंग अपॉन मेरा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी टीम मेंबर्स कौन से हैं, मैं ये देख लूंगी। एंड यस, मेरे पास क्या एविडेंस है कि क्या मैं उनकी रेफरेंस ले सकती हूँ। कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स नोट कर दूंगी। हाँ जी। ओके। यस। कुछ पूछना हो? नो। अब यहाँ यही वाली। यहाँ हाँ जी। यहाँ पेरोल है तो फिर उन्होंने कहीं वेजेस और सैलरी की बात क्यों नहीं